नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अब आपने अपनी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो अंतिम रणनीति है उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया होगा और उसी दिशा में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये जो खंड है जिससे इस बार काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, ये पिछली बार की जो हमारी तैयारी थी, क्योंकि हमें बहुत कम समय मिला था आपसे जुड़ने का, तो ये भाग अनछुआ रह गया था। लेकिन इस बार पूरा प्रयास है कि राज्य व्यवस्था को हम क्विक रिवीजन के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले अच्छे से समाप्त करें। बाकी मुख्य परीक्षा की तैयारी वो आपका अलग सेशन है, वो लगातार चल ही रहा है, तो मुख्य परीक्षा से संदर्भित चर्चा वहाँ पर देखने को मिलेगी। कल की चर्चा में जो हमने महत्वपूर्ण पहलुओं को जिनका हमने अध्ययन किया था उनकी यदि हम बात करें तो भारत का संवैधानिक विकास, उद्देशिका और प्रस्तावना, और विशेष रूप से जो प्रमुख अनुसूचियां हैं और शासन प्रणालियों के बारे में हमने देखा था। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो गई है। तो जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी प्रतिदिन मिल जाती है। साथ साथ आपके मोबाइल ऐप में भी इसकी पीडीएफ उपलब्ध है। अब आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की, और यहीं से चर्चा जो है वो प्रारंभ होती है विधिवत तौर पर। तो सबसे पहले जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम देखेंगे, कितने भागों में हमारा संविधान विभक्त है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और किस भाग में कौन सा महत्वपूर्ण सेक्शन है उसको भी यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं भाग एक की, हम बात करते हैं, और भाग एक में यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और इससे संबंधित अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो 1 से लेकर 4 तक का अनुच्छेद इससे जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ यदि हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भाग 2 में आता है। अब और भाग 2 में आने के साथ साथ इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 है। भाग 3 में आता है मूल अधिकार, और मूल अधिकार से जुड़े हुए अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं। इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो सबसे पहले आता है वो है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद नंबर 51 तक। इसके बाद आता है भाग 4 का जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, और इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो है 51 का। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद बात आ जाती है भाग 5 की, और भाग 5 से जो चर्चा चालू होती है वो संघ की होती है। और भाग 5 में यदि हम बात करें तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक की बात होती है, और यहाँ पर संघ की चर्चा की जाती है। इसके बाद इसी में ही यदि हम देखें तो अध्याय फर्स्ट जो है, जब हम संघ की बात करते हैं तो सबसे पहले संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है, और इसका जो आप कह सकते हैं संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक है। कार्यपालिका के बाद संसद की चर्चा होती है, और संसद की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक देखने को मिलती है। इसके बाद अध्याय 3 आता है जिसमें राष्ट्रपति के विधायी अधिकारों के बारे में बताया गया है, और ये अनुच्छेद नंबर 123 बताता है। इसके बाद संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, संघ के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद नंबर 124 से अनुच्छेद नंबर 147 तक इसकी बात की जाती है। लास्ट में भाग 5 आता है, और भाग 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात होती है, और ये 148 से 151 तक का अनुच्छेद होता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि इस भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है, संघ की इसमें चर्चा होती है, और इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक है। और भाग 5 जो है ये 5 भागों में आपका विभक्त देखने को मिलता है, और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले कार्यपालिका, फिर संसद, फिर राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये तो हो गई बात भाग 5 की। भाग 5 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है भाग 6, और भाग 6 में यदि हम बात करें तो जैसे कि भाग 5 संघ से संबंधित था उसी प्रकार से भाग 6 जो है वो राज्यों से संबंधित है। और भाग 6 में सबसे पहले
अध्याय फर्स्ट आता है अध्याय फर्स्ट में अनुच्छेद नंबर 152 से अनुच्छेद नंबर 237 तक की बात होती है, जो सामान्य चर्चा होती है। फिर अध्याय 2 आता है कार्यपालिका का, 153 से लेकर 167 अनुच्छेद तक कार्यपालिका की बात होती है। अध्याय नंबर 3 आता है जो है राज्य विधानमंडल, और इसकी चर्चा होती है अनुच्छेद नंबर 168 से लेकर अनुच्छेद नंबर 212 तक। इसके बाद अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार हैं, जैसे अभी पूर्व में आपने देखा था कि राष्ट्रपति के विधायी अधिकार थे अनुच्छेद नंबर 123 में। अनुच्छेद नंबर 123 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार थे, लेकिन अनुच्छेद नंबर 213 में क्या है, राज्यपाल के विधायी अधिकार हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अनुच्छेद अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय की बात आती है, और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं इनकी चर्चा अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक होती है। अब इसी तरह से यदि हम संघीय न्यायालय की बात करें तो आपने देखा था अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर अनुच्छेद नंबर 147 तक ये संघीय न्यायपालिका की बात होती है। तो यहाँ पे जब आप अध्ययन करते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ध्यान क्या रखनी होती हैं? सबसे पहली बात, जैसे आपने देखा राज्यपाल, तो जब आप राज्यपाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद पढ़ते हो तो वहीं पे राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद भी आपको देखना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा राज्यपाल के विधायी अधिकार अनुच्छेद नंबर 213 में, लेकिन राष्ट्रपति के विधायी अधिकार अनुच्छेद नंबर 123 में। सिर्फ क्या है, अंक तीनों सेम है, सिर्फ क्रम जो है इधर के उधर हो गए, तो ये याद रखने में भी आसानी होती है। इसी तरह राज्यों के उच्च न्यायालय की बात होती है तो बात हो रही है अनुच्छेद नंबर 214 से 232 तक, लेकिन जब बात होती है राज्यों के अधीन केंद्र के अधीन न्यायालय की, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की, तो उससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो 124 से 147 की बात आती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है अधीनस्थ न्यायालय की, और अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा 233 से 237 के बीच है। ठीक है, बात करते हैं भाग 7 की। भाग 7 में यदि हम देखें तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 238 था जो अब निरस्त कर दिया गया है। प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य, ये भी जो है अब हटा दिया गया है। ठीक है, निष्क्रिय है। तो भाग 8 की बात करते हैं, और भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा होती है, और संघ और राज्य क्षेत्र की जो चर्चा होती है वो अनुच्छेद 239 से 242 तक देखने को मिलती है। इसके बाद भाग 9 में यदि देखें तो पंचायतों की चर्चा होती है, और पंचायतों की चर्चा अनुच्छेद 243 से 243 तक होती है। इसके बाद आता है भाग 9 का, और भाग 9 के का में आता है नगर पालिकाएँ। सबसे पहले पंचायतें आती हैं 9 में, और 9 के का में आती हैं नगर पालिकाएँ, और नगर पालिकाओं की जो चर्चा होती है वो 243 ता से लेकर 243 या और छा में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भाग हैं, जैसे भाग हैं, भाग 9 है पंचायतों से संबंधित, भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, तो ये आपको अवश्य पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं कि सारे अनुच्छेद आपको रटे हों, ठीक, लेकिन आप देखते हो 22 भाग टोटल आप पढ़ते हो, तो 22 भाग जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक भाग से जुड़ा हुआ अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या है कि राज्य विशेष में सामान्य से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं और आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा अनुच्छेद आपात उपबंध से संबंधित है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपात उपबंध की जो चर्चा है वो 352 से लेकर 360 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद नंबर 352 से 360 में देखने को मिलती है। अब आपके विकल्प में यदि 352 से 360 के बीच में सिर्फ एक ही कोई अनुच्छेद दिया है और बाकी 100 के अंदर दिए हैं या 200 के अंदर दिए हैं, तो आप आसानी से उनका चुनाव कर सकते हो। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, किस भाग में आता है। ठीक है, तो इस आधार पे आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एक से लेकर आप सारा अनुच्छेद आप रट डालो। ठीक है, 395 अनुच्छेद रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस भाग में किसकी चर्चा की गई है और जो चर्चा हुई है वो कितने अनुच्छेद से लेकर कितने के बीच की गई है। इतना न्यूनतम जानकारी आपको रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है भाग 10। भाग 10 क्या कहता है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाग 10। भाग 10 किसकी चर्चा हो रही है?
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है और इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो है 244 से 244 का। ये भाग 10 की बात हो रही है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रशासन की बात हो रही है। अब यहाँ पे यदि आप बात करें तो एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। चले, इसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 की जब बात करते हैं तो भाग 11 में आपको देखने को मिलता है संघ और राज्यों के बीच संबंध। और संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसकी यदि हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 245 से 263 के बीच में आपको देखने को मिलता है संघ और राज्यों के बीच में संबंध। इसके बाद बात आता है भाग 11 के अंतर्गत ही अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट में क्या है, विधायी संबंध। और विधायी संबंध की जो बात आती है वो अनुच्छेद नंबर 245 से 255 के बीच होती है। और इसके बाद आता है अध्याय सेकंड जो है प्रशासनिक संबंध। इसकी यदि हम बात करें तो 256 से 263 के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आपको मिनिमम, आज जब आपको ये PDF मिलेगी, आज जब आप इस कक्षा को देख रहे हैं तो आपका होमवर्क रहेगा कम से कम भारतीय संविधान के जो टोटल 22 भाग आपको देखने को मिलते हैं, इन 22 भागों के बारे में आपको पता हो। साथ ही साथ जो अनुच्छेद हैं 395 नंबर तक अनुच्छेद रटना नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे भाग 1 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक बात होती है, भाग 2 के अंतर्गत कितने भाग होती है, और जब आप भाग 5 में पहुंचते हो, जैसे भाग 5 भागों में विभक्त है और इन 5 भागों में सबसे पहले सामान्य है, सबसे पहले संघ की बात होती है, कार्यपालिका की बात होती है, संसद की बात होती है। तो इनको भी आपको पता रहना चाहिए कि कार्यपालिका का जो संबंध है वो कितने अनुच्छेद से कितने तक है, संसद का जब बात होती है तो कितने अनुच्छेद से कितने। सिर्फ इतना आप बेसिक कर लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, रटना एक एक ज़रूरी नहीं है, जो महत्वपूर्ण है जब आप पढ़ने लगोगे अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कुछ गिने चुने आप कह सकते हो 50 से 60 अनुच्छेद हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें जब आप पढ़ते हो, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करते हो, वो चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, रटने का प्रयास नहीं करना है। चलिए अब आते हैं हम भाग 12 पे। भाग 12 पे जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है भाग 12, ध्यान से देखिएगा। भाग 12 क्या है, भाग 12 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। और भाग 12 की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का तक देखने को मिलती है। और भाग 12 में 3 भाग आपको देखने को मिलते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? 4 भाग देखने को मिलते हैं। पहला है वित्त। वित्त की चर्चा हो रही है 264 से 291। दूसरा है उधार। उधार की चर्चा हो रही है 292 से 293। तीसरा है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद। इनकी चर्चा हो रही है 294 से 300। इसके बाद आता है भाग 4 और संपत्ति का अधिकार है 300 का की बात हो रही है। इसके बाद आता है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम, 301 से 307 के बीच है। इसके बाद आता है भाग 14 और भाग 14 में यदि आप देखें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात हो रही है। और यहाँ पे जो अनुच्छेद जुड़ा है वो है 308 से लेकर 323 तक। और भाग 14 की जब आप बात करते हो तो इसी भाग 14 में आपको देखने को मिलता है कि 2 भागों में बटा है। पहला है सेवाएं, जिनकी चर्चा है अनुच्छेद 308 से 314 में। दूसरा है लोक सेवा आयोग, जिसकी चर्चा है 315 से 323। ठीक है, ये तो हो गई भाग 14 की बात। भाग 14 का में आपको देखने को मिलता है अधिकरण, जिसकी चर्चा है 323 का से लेकर 323 खा तक। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपका आ गया निर्वाचन। ठीक है, और निर्वाचन की जब बात करते हैं तो 324 से लेकर 329 का तक इनका संबंध है। अगला आता है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा होती है, उन वर्गों की यहाँ पे चर्चा होती है। और इसके बाद भाग 17 आता है। भाग 17 है राजभाषा का, और राजभाषा का संबंध है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अब राजभाषा को जो अनुच्छेद है इन्हें 3 भागों में, 4 भागों में मुख्य रूप से विभक्त किया गया है। पहला है संघ की भाषा, तो संघ की भाषा की चर्चा 343 से 344 में। दूसरा है क्षेत्रीय भाषाएं, इनकी चर्चा 345 से 347 में। तीसरा है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, इसकी चर्चा है 348 से 349 में। इसके बाद है विशेष निर्देश, जो जिनकी चर्चा है 350 से 351 में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं भाग 17 तक हमने चर्चा समाप्त किया। भाग 17 के बाद यदि हम देखें तो आता है भाग 18, और भाग 18 में अपवाद उपबंधों की चर्चा की गई है। और यहाँ पे जो चर्चा हो रही है यदि हम उसकी बात करें तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि टोटल 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंधों की चर्चा हो रही है। इसके बाद फिर आता है प्रकीर्ण भाग 19 में, जिसकी चर्चा है 361 से 367 तक।
फिर आता है भाग 20 जिसकी चर्चा है संविधान का संशोधन से, 368 की बात हो रही है। फिर आता है भाग 21, भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 369 से 392 में। और लास्ट में आता है भाग 22, यहाँ पे संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसकी चर्चा है 393 से 395 में। अब कोई भी आपके पास पुस्तक होगी, राज्य व्यवस्था की कोई पुस्तक तो आपके पास अवश्य और अनिवार्य रूप से होगी। तो राज्य व्यवस्था की जो भी पुस्तक आपके पास है, यदि आप उसमें देखेंगे तो 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 395 तक उसमें डिटेलिंग इसी प्रकार से दी होगी। तो कम से कम वो जो एक पेज है ना, यदि आप एक दिन में ना रट सको सॉरी 2 दिन में आप ना तैयार कर सको, तो इसको जीरोक्स करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। कुछ दिन में निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। और याद करना जरूरी है, याद कर लोगे आप देखोगे बहुत सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में जो राज्य व्यवस्था से अनुच्छेदों से संबंधित पूछे जाते हैं, विशेष रूप से राज्यों में, वो आप आसानी से कर सकते हो बिना किसी हेडक के। लेकिन हाँ, यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं, जैसे यदि आपसे आपात उपबंध के बारे में पूछ लिया गया, तो आपात उपबंधों में किसी सेक्शन के बारे में पूछा जाता है तो वो 352 से 360 के बीच वाले में से ही पूछा जाता है। तब वहाँ पे आपको प्रत्येक अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक प्रत्येक अनुच्छेद याद होना चाहिए, तभी आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कथन होते हैं कई सारे, ठीक है। लेकिन राज्य विशेष में क्योंकि एक फैक्ट पूछा जाता है, तो उस आधार पे, इन्हीं के आधार पे सिर्फ यदि आपको भाग रटे हुए हैं, यदि आपको सभी अनुच्छेद पता है कि किस भाग में किससे संबंधित है, विषय क्या है उसका, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। आपका होमवर्क है, इसको निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अब बात आती है भाषाई आयोग और समितियाँ, ठीक है। भाषाई आयोग और समितियों की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भाषाई प्रांत आयोग, इसका गठन किया गया था जून 1948 में। इसके अध्यक्ष थे एस के धर, और इन्होंने दिसंबर 1948 में जो है ये अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। और इन्होंने क्या अनुशंसा किया था, भाषाई प्रांत आयोग ने अनुशंसा क्या किया था, राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ना कि भाषाई आधार पर, ठीक है। इन्होंने बताया था कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। यह था भाषाई प्रांत आयोग, जिसकी अध्यक्षता की थी एस के धर ने। 1948 में इसका गठन किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, फिर आता है जेबीपी समिति। और जेबीपी समिति, इसकी भी बारे में देख लेते हैं। जेबीपी समिति जो थी ये किस लिए थी, तो सबसे पहले आपको पता होना जेबीपी समिति के बारे में, नाम आपको पता होना चाहिए, अध्यक्ष कौन है प्रत्येक समिति के वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका गठन किया गया था वर्ष 1948 में। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पंडाभी सीतारमैया, ठीक है। रिपोर्ट इन्होंने सौंपी अप्रैल 1949 में। इन्होंने अनुशंसा की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत, मतलब जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात की गई थी, उसको इन्होंने अस्वीकृत कर दिया। किसने, जेबीपी समिति ने, यह भी पता होना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरी समिति जो गठित की गई वो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित की गई, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 समितियां पूर्व में, जैसे कि भाषाई प्रांत आयोग जो था उसने भी निरस्त कर दिया कि भाषाओं के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। दूसरा जेबीपी समिति जो थी उसने भी माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो समिति बनाई गई ये थी राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन वर्ष 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे अध्यक्ष इसके, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसके सदस्य थे के.एम. पडिक्कर एवं एन.एच. कुंजरू, ठीक है। और इन्होंने क्या रिपोर्ट सौंपा, इन्होंने वर्ष 1955 में, 2 वर्ष का इन्होंने समय लिया और वर्ष 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपा और इन्होंने अनुशंसा की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो याद रखना है, भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी, उस समिति की अध्यक्षता की थी फजल अली ने, और वर्ष 1953 में इस समिति का गठन किया गया था। इसके 2 सदस्य थे के.एम. पडिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। इनका नाम आपको याद रखना है और यही आपको लिए महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। राज्यों के गठन के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषाई आधार पर ही राज्यों का बाद में गठन किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं
कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। सबसे पहले आप जानते हो तात्कालिक गठन जो है ये पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मौत हो गई थी और इसी के संदर्भ में इसका गठन किया गया था। 1 अक्टूबर वर्ष 1953 को इसका गठन किया गया था और इसकी विशेषता क्या थी? भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य। तो याद रखना है, भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और इसमें आपको पता होना चाहिए श्री रामुलु जो थे उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इन्होंने भूख हड़ताल किया था, भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद क्योंकि लोगों का जुड़ाव इनसे था तो सरकार नहीं चाहती थी कि कोई समस्या वहाँ पे उत्पन्न हो, लोग विद्रोह करने पे आए, इसलिए उन्होंने इस मांग को स्वीकारा और भाषा के आधार पे इस राज्य का गठन किया। बाद में 2 जून 2014 को इससे अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना का भी निर्माण किया गया। तो विशेष रूप से जब बात आती है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का, तो फजल अली समिति आपको पता होना चाहिए जिसकी गठन जो है वर्ष 1953 में किया गया था। वर्ष 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके 2 सदस्यों के भी नाम आपको पता होना चाहिए, के.एम. पणिकर और H.N. कुंजरू का भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये PDF मिलेगी तो जिम्मेदारी के साथ इसको रिवाइज करिएगा। अब आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ। आंध्र प्रदेश के बाद फिर भारत के अन्य राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। अब इनकी तिथि भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इनसे संदर्भित प्रश्न भी पूछ लिए आपसे जाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, जैसे हमने देखा 1 अक्टूबर वर्ष 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य जो बना वो बना भाषाई आधार पर गुजरात, और गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को। तीसरा गठन हुआ नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को। चौथा गठन हुआ हरियाणा का 1 नवंबर वर्ष 1966। अगला गठन हुआ हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को। और आगे जब बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के बाद मेघालय का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। तो आप देख रहे होंगे कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं मेघालय से लेकर त्रिपुरा तक, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों का जो स्थापना दिवस है वो सेम है। तीनों की स्थापना 21 जनवरी को ही हुई थी वर्ष 1972 को। तो याद रखना है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस है सेम है क्योंकि इनका गठन 21 जनवरी वर्ष 1972 को किया गया था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो आपको देखने को मिलता है सिक्किम। सिक्किम का जो गठन था 16 मई वर्ष 1975 को किया गया। मिजोरम का गठन 20 फरवरी वर्ष 1987 को किया गया। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों का गठन भी एक तिथि को किया गया है। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का गठन भी एक तिथि को किया गया है। फिर बात आती है गोवा। गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई 1987 को क्योंकि इसी दिन इसका गठन हुआ। और इसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड और 2 जून को तेलंगाना का गठन किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले भाषाई आधार पे गठित किया जाने वाला राज्य कौन सा है और किस प्रकार से अन्य राज्यों का गठन हुआ। अब हम आ गए हैं नागरिकता के खंड पर। अब जो चर्चा हम करने वाले हैं वो है नागरिकता की चर्चा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप संविधान का अध्ययन करते हो, संविधान के अनुच्छेदों का अध्ययन करते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि नागरिकता की चर्चा की गई है। और आपने अभी आपने देखा था कि नागरिकता की चर्चा कहाँ पे की गई है, किस अनुच्छेद में? तो नागरिकता की चर्चा भाग 2 में की गई है। और भाग 2 में अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक कहाँ पे की गई है? सबसे पहली बात, नागरिकता की चर्चा भाग 2 में की गई है और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक जो है इसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब नागरिकता की बात हो रही है तो यहाँ से ध्यान से आपको देखना है किसकी बात हो रही है? नागरिकता की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद कौन से जुड़े हुए हैं इससे? अनुच्छेद 5 से 11 जुड़े हुए हैं। मैं आपको क्या याद करने को बोल रहा हूँ? मैं यही याद करने को आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप इतना अवश्य याद कर लीजिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा कहाँ हुई है, बता सको। जैसे अभी आप बता रहे हो कि नागरिकता का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 2 में हुआ है और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक इससे संबंधित हैं। अब यदि आप मान लीजिए कोई प्रश्न नागरिकता से संबंधित बन जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता के प्रावधानों से संदर्भित है, और कोई भी अनुच्छेद ऐसे इसी प्रकार से आपसे दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 4, अब आपको जवाब देना है। तो आपको जब यह पता है कि नागरिकता की जो चर्चा है वो 5 से 11 के बीच में ही हुई है, तो आप 5 से 11 वाला खोजोगे तो इसमें कौन सा मिल रहा है? 6 मिल रहा है, आप 6 को टिक कर दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है भारतीय नागरिकता की, तो आपको देखने को मिलता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारत में 2 तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। एक है नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, दूसरे हैं विदेशी। विदेशी जो भी मित्र हमारे हैं, कुछ हमारे ऐसे हैं जो शत्रु देशों के हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान का कोई होगा, चीन का कोई होगा, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपको नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नागरिकता से संबंधित कुछ फैक्ट दिए हैं, ये आपको अनिवार्य रूप से याद होने चाहिए और उम्मीद करता हूँ याद भी होंगे क्योंकि कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। बोला गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। कहाँ पे? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ये बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। दूसरा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित कब किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के तहत अधिकार प्राप्त है किसको? अनुच्छेद 15 की बात करें, 16 की बात करें, 19, 29 या 30 की बात करें तो इसके तहत जो अधिकार हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मतलब जो भारत का नागरिक है उसी को मात्र इसके तहत अधिकार प्राप्त है, बाकी अन्य लोगों को इसके अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। कहाँ? अमेरिका में। तो याद रखिएगा, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा प्रावधान सिर्फ अमेरिका में है। दोहरी नागरिकता की यदि हम बात करें तो राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था को कहाँ अपनाया गया है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में यदि आप रहते हैं या अमेरिका में आप रहते हैं तो एक तो आप अमेरिका के नागरिक होंगे, दूसरा अमेरिका के जिस प्रांत में आप रहते हैं उसके भी आप नागरिक होंगे, तो दोहरी नागरिकता वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं इसमें कुछ अन्य फैक्ट को इससे जुड़े हुए। चले, अब यहाँ पे जो है कुछ और संबंधित तथ्य दिए हुए हैं, नागरिकता से संबंधित तथ्य दिए हुए हैं, इनको भी यहाँ पे हमें देखना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध कहाँ पे है? तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में जो उपबंध है वो अनुच्छेद नंबर 6 के तहत है। अनुच्छेद नंबर 6 इसके बारे में बताता है। अगला है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में कहाँ चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 7 में चर्चा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान से भारत में, मतलब जो भारत में रह रहा है और पाकिस्तान से आया है, तो उससे संबंधित नागरिकता के अधिकारों की चर्चा कहाँ पे हो रही है? अनुच्छेद नंबर 6 में हो रही है। यदि कोई व्यक्ति भारत में रहता था लेकिन स्वतंत्रता के बाद या उससे पहले जो है वो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया, तो उससे संबंधित जो नागरिकता के बारे में जो नियम हैं, जो उपबंध हैं, वो अनुच्छेद नंबर 7 में बताए गए हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध कहाँ है? तो ये उपबंध है अनुच्छेद नंबर 8 में। इसके साथ साथ
जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये किसके अनुसार है? ये अनुच्छेद नंबर 9 के अनुसार है। याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है कि यदि आप किसी अन्य देश के, भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हो जाते हैं, वहाँ की आप नागरिकता ले लेते हैं, तो जो भारतीय नागरिकता है वो आपकी स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो भारत में क्योंकि एकल नागरिकता का प्रावधान है, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप सिर्फ भारत के ही नागरिक रहेंगे, किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे अभी आपने देखा था कि अनुच्छेद नंबर 15 हो गया, अनुच्छेद नंबर 16 हो गया, अनुच्छेद 19, 29 और 30। ये आपका होमवर्क है कि आप बताओगे अनुच्छेद नंबर 15 में किसकी चर्चा हुई है, अनुच्छेद नंबर 16 में किसकी चर्चा हुई है, अनुच्छेद नंबर 19 में किसकी चर्चा हुई। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अभी आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। अगला है 29 और 30, इसमें क्या चर्चा हुई है ये आपको बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई है कि ये जो अधिकार हैं इन अनुच्छेदों के अंतर्गत, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 28 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, 26, 27। कहने का मतलब है कि आप कह लीजिए अनुच्छेद नंबर 20 से लेकर अनुच्छेद नंबर 27 तक जो भी अधिकार दिए हुए हैं, जो भी मूल अधिकार दिए हुए हैं, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 20 से लेकर अनुच्छेद नंबर 27 तक, साथ ही साथ अनुच्छेद नंबर 14 भी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो अधिकार हैं ये विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए इस तरह से कि कुछ अनुच्छेद दे दिए जाएं, कुछ अनुच्छेद आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, तो भारतीयों को कौन सा प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। इसको रट जाइएगा, 15, 16, 19, 29, 30, क्योंकि ये याद करना थोड़ा कठिन है, तो इसको आप रट जाइएगा। 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत जो अधिकार मिलते हैं वो सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, और बाकी 20 से लेकर 27 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, उसी प्रकार से जैसे भारतीयों के लिए हैं, और उसमें अनुच्छेद 14 को भी आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं। भारत में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, और ये मूल अधिकार आपको पता होना चाहिए। जैसे 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ किसको प्राप्त हैं? ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है, 20 से लेकर 28 तक किसको प्राप्त हैं? साथ ही साथ 14 ये विदेशियों को भी प्राप्त हैं, जैसे भारतीयों को। तो सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार, और समता के अधिकार की चर्चा कहाँ पे हुई है? अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 तक जो है ये समता के अधिकार की चर्चा की गई है। फिर बात आता है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार की जो चर्चा है ये वर्ष 19 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है इसकी चर्चा की गई है। अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 23 से 24 तक है। तो याद रखिएगा एक चीज़ कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 के बीच मिलता है, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 तक। तो याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दोनों भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, प्रमुख रूप से ये दोनों, चाहे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, पूर्व में आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद नंबर 21 था,
21 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 तक जो है ये सबको प्राप्त हैं। ये आपने अभी देखा था, अनुच्छेद नंबर 21 से लेकर अनुच्छेद नंबर 20 से लेकर 28 तक ये सबको प्राप्त हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद नंबर 14 भी जो है ये सबको प्राप्त है। तो 20 से 28 की बात हो रही थी, तो 20 से 28 मतलब स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें भी कुछ स्वतंत्रता है, जैसे वाक की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी सबको नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ हैं जो प्रतिबंधित हैं। तो आपको जैसे मैंने बोला 15, 16, 19, 29, 30 ये आप रट जाइएगा। 15, 16, 19, 29, 30 रट जाइएगा। इसका संबंध किससे है कमेंट बॉक्स में भी बताना है, अभी आगे इसकी बात भी हम करेंगे। और ये भी रट जाइए कि 20 से लेकर 28 तक, साथ ही साथ अनुच्छेद 14 ये सभी को प्राप्त है, ठीक है। अगला है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। यदि आपसे पूछ ले कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या विदेशियों को भी प्राप्त है भारतीयों के समान, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसकी चर्चा कहाँ हो रही है, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच हो रही है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है क्या विदेशियों को भी प्राप्त है, तो इसका जवाब होगा नहीं। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि आप बताइए समता का अधिकार क्या सभी को प्राप्त है विदेशियों को भी, तो आप बताओगे समता के कुछ अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 को यदि छोड़ दें तो बाकी के अधिकार जो दिए हैं 15, 16, 17 और 18 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को ये नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मूल अधिकार जो भी कुल 6 हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी को प्राप्त हैं, ठीक है। अब बात आती है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, आइए देख लेते हैं क्या दिया है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है कैसे। यदि किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, सदन को संसद चाहती है कि एक नया राज्य बनना चाहिए, तो कैसे करना होगा, साधारण बहुमत से, याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है। जैसे नया राज्य बनाया जा सकता है उसी तरह से 2 राज्यों का विलय भी किया जा सकता है, तो 2 राज्यों के विलय करने का अधिकार किसको है, तो ये भी अधिकार प्राप्त है संसद को, ठीक है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर वर्ष 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि भारत में नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकती है, तो भारत में नागरिकता से संबंधित कानून, राज्यों के विलय को लेकर प्रस्ताव, नए राज्य बनाने का प्रस्ताव, ये सब किसको अधिकार है, ये सब केंद्र को अधिकार है जो कि संसद द्वारा बनाया जाता है, तो संसद को ये अधिकार है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है कहाँ पे, तो भारतीय संविधान में भी आपको बताया भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है। अगला है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, कैसी नागरिकता, भारतीय संविधान सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका में नागरिकता कौन सी है, दोहरी नागरिकता, मतलब एक तो आप अमेरिका के नागरिक होंगे, दूसरा आप अमेरिका के जिस प्रांत में रहते हैं आप उसके भी नागरिक होंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में व्यतीत करने होंगे कितना वर्ष, 7 वर्ष व्यतीत करना होगा, तब जाकर आपको नागरिकता मिल सकती है। तो याद रखिएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, जो कि भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कम से कम 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे, तब उसको भारत की नागरिकता मिल पाएगी, ठीक है। अब बात आती है नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है भारत में, उसकी बात कर लेते हैं। भारत में नागरिकता का आधार क्या है, भारत में नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है जन्म से, कि आप यहाँ पे जन्म लेते हैं, जन्म से यहाँ पे आप रहते हैं तो जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और अर्जित भूमि के समामेलन से। तो भारत में नागरिकता के ये अधिकार हैं, इसके आधार पर आप भारत के नागरिक हो सकते हैं।
यदि भारत में नागरिकता किसी की जाती है, नागरिकता समाप्त होती है, तो उसका क्या आधार होता है? यदि आप स्वयं से नागरिकता त्याग दें तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान द्वारा वंचित करने, सरकार द्वारा वंचित करने पर, यदि सरकार आपको वंचित कर देती है, आप कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, आप देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, आप देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करते हैं, तो आपकी नागरिकता सरकार समाप्त कर सकती है। इसके साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये अभी पूर्व में आपने पढ़ा था, तो ये आपने देख लिया। अब बात आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, क्योंकि बहुत विवाद था इस पे, आप सब जानते हो। लगातार पूरे भारत में कई जगहों पर, कई राज्यों में महीनों तक आगजनी हुई थी, कई सारे राज्य इसको लेकर अस्थिर भी हुए थे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 था, ये क्या कहता था? ये लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया है। ये क्या कहता था? ये नागरिकता देता था किसको? ये नागरिकता देता था अफगानिस्तान के नागरिकों को। अफगानिस्तान के रहने जो भारत आए थे, मतलब अफगानिस्तान से जो कुछ लोग भारत आ गए थे उनको नागरिकता देता था। पाकिस्तान से जो कुछ लोग भारत आ गए थे, और बांग्लादेश से, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो कुछ लोग, और कुछ लोगों में कौन लोग? अल्पसंख्यक लोग। कहाँ पे अल्पसंख्यक लोग? इन देशों में अल्पसंख्यक लोग। तो इन देशों, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री हैं, इन देशों में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं। ठीक है, तो इन देशों में जो आप कह सकते हो कि अल्पसंख्यक लोग थे, यदि वो भारत में रह रहे थे तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। कौन कौन आता था इसमें? हिंदू आते थे, सिख आते थे, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ये जो लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सभी जो हैं, चाहे आप खाड़ी के देशों में बात कर लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश में बात कर लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान में बात कर लीजिए, चाहे आप अफगानिस्तान में बात कर लीजिए, ये सब जो हैं वहाँ पे बहुत सीमित संख्या में बचे हुए हैं, क्योंकि लगातार इनका शोषण हो रहा है, लगातार इन पे अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में यदि हम देखें तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी स्थिति बहुत ही बदतर है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, पीओके की यदि बात कर लीजिए, पीओके में भी जो अल्पसंख्यक समुदाय रहता है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जो समृद्ध क्षेत्र, जैसे कराची की बात कर लीजिए, लाहौर की बात कर लीजिए, इन सब क्षेत्रों में भी जो अल्पसंख्यक समुदाय रहता है आज वो पलायन को विवश है। इस तरह से नियम कानून है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उनके साथ आप यदि आप देखोगे कि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या है, विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में रहती हैं, जो कि आप कह सकते हो जैसे अपने यहाँ आदिवासी होते हैं या जैसे अपने यहाँ जनजातीय लोग होते हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मलिन बस्तियां हैं हिंदुओं की, और वो सीमित क्षेत्रों में है। और वहाँ पे देखने को मिलता है कि अक्सर समाचार पत्रों में देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो उनकी बच्चियाँ होती हैं उनको जो अन्य वर्गों के लोग हैं उठा ले जाते हैं, जबरन शादी विवाह करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा शोषण हो रहा है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि ये जो देश हैं, जो ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ से लगातार लोगों का पलायन हो रहा है, लगातार अल्पसंख्यक समुदाय का पलायन हो रहा है। भारत के संदर्भ में यदि आप बात करते हो, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग निगेटिव बातें करते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में यदि आप अन्य देशों की चर्चा करते हो, भारत के साथ साथ जैसे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय इतनी स्वतंत्रता से रहता है, इतनी स्वतंत्रता से उसको हर चीज़ की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, यहाँ तक कि आप देखते होंगे पाकिस्तान की बात कर लो, अफगानिस्तान की बात कर लो, जितनी स्वतंत्रता भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को है, जितनी, चाहे आप राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर लो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर लो, चाहे शैक्षणिक स्वतंत्रता, तो हर तरह की स्वतंत्रता भारत में है। आप देखो प्रशासन में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं और बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से इतने सारे युवा सेना में हैं। तो जितना हम, और आप कह सकते हो सहिष्णु हैं, जितना भारत में यदि हम बात करें कि अल्पसंख्यक लोगों को वैल्यू मिली हुई है, सम्मान है, समानता का अधिकार है, इस तरह से अन्य देशों में नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, विशेष रूप से आप चीन की बात कर लीजिए, जो मुस्लिम हैं, उइघर मुसलमान, उनकी क्या हालत है आप समझ सकते हो। उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जबरन उनको बंद किया गया है एक क्षेत्र विशेष में। ठीक है, लेकिन उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अफगानिस्तान है, वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय लगातार प्रताड़ित हो रहा है। पाकिस्तान है, लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है।
ठीक है। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के कोई मामले नहीं है। उदाहरण के रूप में आप चले जाइए यूएई चले जाइए, ठीक है। आप यूएई में देखेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ही सीमित मात्रा में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा 2 से 4% होंगे या 5% होंगे, लेकिन वहाँ कभी कोई दंगा देखने को नहीं मिलता, वहाँ कोई इस तरह का विवाद देखने को नहीं मिलता। आप वहाँ जाओगे, जिस तरह से मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मस्जिदें हैं, उसी तरह से हिंदू धर्म के लोगों के लिए मंदिरों का निर्माण है, उसी तरह ईसाइयों के लिए चर्च का निर्माण है, उसी तरह से जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए गुरुद्वारे भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे नियम कानून हैं उस तरह के, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो राजनीतिक, क्योंकि ये माहौल कौन ख़राब करता है, ये माहौल ख़राब करते हैं हमारे राजनेता। और वहाँ पे क्या है, जिन देशों में शांति, आप बहरीन चले जाओ, वहाँ भी हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन इन देशों में क्या है, इन देशों में राजशाही व्यवस्था है। और राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत उनको कभी इस तरह से कोई मतलब होता नहीं कि उनको वोट लेना है, ध्रुवीकरण करना है, इस तरह से चीज़ें होती नहीं है। और इसकी वजह से बहुत शांति बनी हुई है। आप चले जाओ, आप बात करते हुए एशिया की, एशिया में चले जाओ, मलेशिया में मुस्लिम बाहुल्य है, इंडोनेशिया चले जाओ मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय भी रहता है, लेकिन कभी भी कोई भी इस तरह का आप कह सकते हो वायलेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारी सरकारें अच्छी रहेंगी, यदि हमारे सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो आप कह सकते हो दूषित मानसिकता के नहीं होंगे, उनकी मानसिकता, उनकी सोच अच्छी होगी, तो इस तरह के वाक़ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मूल अधिकारों के अंतर्गत कुछ अन्य फैक्टों की। यहाँ पे क्या बोला गया है, अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया कब? पूछा जा सकता है कि 21 का के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो आपको बताना होगा कि इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार था वो वर्ष 2002 में बनाया गया, और वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। आगे बात आती है प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है कहाँ पे? प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहाँ पे की गई है? भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के फर्स्ट के का में, 19 का आप कह सकते हो फर्स्ट, इसके काम में जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके बाद बात आता है मेनका गांधीवाद 1978 संबंधित है किससे? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के विस्तार से। अगला है, आप देखते होंगे सिख धर्म के जो लोग हैं भारत में, ये कृपाण धारण करते हैं, ये कृपाण लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि आप मेट्रो देखते होगे, मेट्रो में आप इस तरह का कोई भी आप कह सकते हो उपकरण लेकर या हथियार लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि चाकू भी लेकर आप नहीं जा सकते हो। लेकिन सिख धर्म के जो लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, और इस अधिकार के अंतर्गत सिख धर्म के जो लोग हैं वो कृपाण धारण करते हैं, कृपाण लेकर यात्रा करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, इनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अंग इसको माना गया है। अगला है मौलिक अधिकारों के संरक्षण का, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अभी हमने देखा था कि नागरिकता का जो चर्चा होती है वो भाग 2 में होती है, और भाग 2 में विशेष रूप से अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11 तक इसकी चर्चा होती है। उसी के क्रम में यदि हम देखें तो अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ उस समय जो लोग रहते थे उनकी नागरिकता की बात हो रही थी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जो चले गए, भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता बची रहेगी या समाप्त होगी, उसकी चर्चा बात हो रही है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 के बाद अनुच्छेद 8 आता है, ये कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण पर भारतीय नागरिकता समाप्त होगी, इसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 9 में है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 11 कहता है संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति है,
और इसी के शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया था, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के जो शरणार्थी रह रहे थे उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो ये तो चीज़ें हो गई नागरिकता के बारे में। फिर बात आती है मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार अपनाया गया कहाँ से? मूल अधिकार जो है भारत में अपनाया कहाँ से गया है? मूल अधिकार भारत में यूएसए से अपनाया गया है और संविधान में उल्लेख कहाँ पे है? भाग 2 में यदि हम देखें अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। अभी आपने देखा था कि भारतीय संविधान में जब मूल अधिकारों की बात होती थी, अभी पूर्व में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जब मूल अधिकारों की बात होती है तो 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। अब ये जो 6 मूल अधिकार हैं इनकी चर्चा कितने अनुच्छेद से कितने के बीच में होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे समता का अधिकार है, समता का अधिकार कहाँ प्राप्त है? अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 के बीच हमें समता का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ प्राप्त है? अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर अनुच्छेद नंबर 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर अनुच्छेद नंबर 24 तक हमें शोषण का अधिकार प्राप्त, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 तक प्राप्त है। इसके बाद बात आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर अनुच्छेद नंबर 30 तक प्राप्त है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद नंबर 32 में हमें प्राप्त है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है समता का अधिकार। ठीक है, समता के जब अधिकार की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है सबसे पहली बात अनुच्छेद नंबर 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, फिर अनुच्छेद नंबर 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फिर अनुच्छेद नंबर 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। फिर अनुच्छेद नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद नंबर 17 कहता है। उपाधियों का अंत कहता है अनुच्छेद नंबर 18। तो समता का अधिकार हो गया। समता के अधिकार के बाद जब बात करते हैं तो बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद नंबर 20 से लेकर अनुच्छेद नंबर 20 से लेकर 28 तक, अभी आपने देखा था अनुच्छेद नंबर 20 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 तक जो अधिकार हैं, आर्टिकल नंबर 20 से लेकर 28 तक ये जो अधिकार हैं ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 नहीं प्राप्त है। तो 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो सिर्फ भारतवासियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि विदेश का कोई भी आए और भारत के बारे में या यहाँ पे कोई भी किसी भी संदर्भ में कुछ भी बोलकर चला जाए। तो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है जिसका प्रयोग आज आप सोशल मीडिया पर करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं किसी के बारे में, तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये सिर्फ आपको मिली हुई है और कोई विदेशी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण ये सभी को प्राप्त है और होना भी चाहिए। ठीक है, अगला है अनुच्छेद नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो चाहे भारतीय हो या कोई विदेशी हो, सबको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगला है गिरफ्तारी एवं निरोध के संदर्भ में संरक्षण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सबको प्राप्त है। अगला यहाँ पे यदि हम देखें तो ये 4 आपके हो गए। फिर इसके बाद बात आता है अनुच्छेद नंबर 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं। जैसे अभी बताया गया अनुच्छेद नंबर 19 में कुल कितने स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं? अनुच्छेद नंबर 19 में कुल 6 स्वतंत्रताओं की चर्चा होती है। वाक और अभिव्यक्ति के साथ अनुच्छेद नंबर 19 में कुल 6 प्रकार की अन्य स्वतंत्रताओं का जिक्र होता है। कौन कौन से? पहला तो हो गया 19 का 1 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद इसके आप देखेंगे तो 19 के 1 के खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।
तो कोई विदेशी यदि आता है और सोचे कोई सम्मेलन हम कर लें शांतिपूर्ण, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। इसी तरह अनुच्छेद 19 का पहले का गा, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कोई विदेशी भारत में आकर इस तरह का संघ या संगम नहीं बना सकता है बिना अनुमति के। ठीक है, अगला है अनुच्छेद नंबर 19 का एक घा, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आप जानते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां पर, जैसे कि आप लद्दाख चले जाओ, आप उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में चले जाओ, आप अंडमान निकोबार चले जाओ, आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, सिक्किम, तो कुछ क्षेत्र हैं जो विदेशियों के लिए वर्जित हैं, जहाँ पे विदेशी नहीं जा सकते हैं, सिर्फ भारतीय जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के का ये डा है, राज्य के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों को है। वृत्त व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता ये भी सिर्फ भारतीयों को है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की जाती है। फिर बात आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात करते हैं, कल मैंने एक अभ्यास प्रश्न दिया था, परसों दिया था, जिसमें हमने ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में बात किया था। तो वहाँ पे आपको कुछ बताया गया था कि इनका शोषण होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उनको स्वतंत्रता मिली हुई है कहाँ से, यही है मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम पर प्रतिषेध, अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखाने आदि में नियोजन जो है ये नहीं हो सकता। मतलब आप बालात श्रम जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत नहीं करा सकते, और जो बाल मजदूरी है, बाल मजदूरी को प्रतिबंधित कहाँ किया गया है, अनुच्छेद नंबर 24 में किया गया है। फिर बात आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार में देखें तो पूर्व की स्थिति क्या थी, पूर्व की स्थिति थी कि मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के 4 और 31 के अंतर्गत था। वर्तमान स्थिति क्या है कि इसको विधि का अधिकार बना दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 300 का में इसकी चर्चा होती है। और संबंधित संविधान संशोधन कौन सा किया गया था, 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जिससे संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिटें। कौन कौन सी रिट ये जारी कर सकते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा ये प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है उसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, एक मिनट, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यदि बात करते हैं, सबसे पहले बात होती है अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर 25 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अगला कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म से है, भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, तो उसे अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार मिला हुआ है। उसी तरह से दूसरी बात आती है अनुच्छेद नंबर 26। अनुच्छेद नंबर 26 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से जुड़े हुए कार्यों को वो संचालित कर सकता है। इसके साथ आता है अनुच्छेद नंबर 27। ये कहता है विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय में भी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। फिर आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता मिली हुई। कहाँ पे, अनुच्छेद 28। अभी जब उत्तर प्रदेश में जो मदरसे थे, जो राज्य सरकार द्वारा फंड लेते थे, उनकी जो फंडिंग थी जो समाप्त की गई थी, उसमें ये अनुच्छेद बड़ा चर्चा में था। क्योंकि जो मदरसे होते हैं वो अधिकांश क्या हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं। हालांकि अब तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो मदरसे होते हैं वो धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो यही बोला गया था कि धार्मिक शिक्षा यदि कोई मदरसा दे रहा है
तो राज्य उसको क्यों अनुदान देगा। और वो भी मदरसे जो होते थे वो केवल एक वर्ग विशेष के लिए होते थे, ठीक है, दूसरे वर्ग विशेष के लोग उसमें नहीं जा सकते थे। तो धार्मिक शिक्षा, दूसरी बात सबके लिए वहाँ पे प्रवेश नहीं था। तो ऐसे में राज्य क्यों मदद कर रहा था, क्योंकि राज्य किसी भी धर्म के बढ़ाने के लिए या किसी भी धर्म के प्रसार के लिए इस तरह से कोई आर्थिक मदद नहीं उपलब्ध कराएगा। राज्य का काम है सभी को समान रूप से मदद उपलब्ध कराना, और इसी आधार पे ये जो फंडिंग थी ये बंद की गई उत्तर प्रदेश में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार की हम बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद नंबर 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, ये 29 कहता है। अनुच्छेद नंबर 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 ही कहता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद यदि 358 क्रियाशील है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आपको अधिकार मिला है वाक एवं अभिव्यक्ति की, वो तुरंत आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ले अब जब अनुच्छेद नंबर 359 क्रियाशील है तो अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित हो जाएंगे 19 को छोड़कर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होगा यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 359 की बात हो रही, तो अन्य सभी मूल अधिकार जो हैं, सभी मूल अधिकार वो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाएंगे। 44वां संविधान संशोधन क्या था, 44वां संविधान संशोधन था अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी। अनुच्छेद 21, 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी ये कब लगाई गई कि यदि सभी मूल अधिकारों का निलंबन होता है आपातकाल में, तो याद रहेगा कि 20 और 21 जो है ये निलंबित नहीं होगा। 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। ये कब व्यवस्था की गई, 44वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई। यदि 358 नहीं लगा है तो 19 भी निलंबित नहीं होगा। मतलब यदि 358 नहीं लगा है तो 19 भी निलंबित नहीं होगा। 19, 20, 21 तीनों क्रियाशील रहेंगे। लेकिन यदि 358 लगा, अनुच्छेद 358 का प्रयोग किया गया है, तो वहां पे अनुच्छेद नंबर 19 निलंबित हो जाएगा। 20 और 21 जो है ये क्रियाशील रहेंगे, और इसकी व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या चीजें अन्य में दी हुई हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा कहा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार कब बनाया गया, 44वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार वाद में इसका प्रतिपादन किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। अगला है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया, वर्ष 1976 में पारित किया। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है इसमें बौद्ध, जैन और सिख तीनों शामिल हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 25 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब हिंदू का जिक्र होता है मतलब हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान किया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, कितने दिनों तक, 3 माह के लिए बनाया जा सकता है, यह आपको पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है किसमें, 19 के फर्स्ट के का में निहित माना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सूचना का अधिकार जो है वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 में निहित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है।
अब बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की जो चर्चा है वो आपको अगली कक्षा में देखने को मिलेगी। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो आपकी कल की कक्षा होगी उसमें याद रखिएगा, सबसे पहले जितना भी हमने पढ़ा है नागरिकता मूल अधिकार तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो नागरिकता और मूल अधिकार तक की जो चर्चा है, जो प्रश्न है यहाँ तक की, ठीक है, मूल अधिकार तक मतलब अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक 3 भाग हमने देखे हैं। तो इन 3 भागों से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं वो कल कराए जाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 35 तक खूब अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि कल इससे जुड़ी हुई चर्चा आपको प्रश्नों के रूप में देखने को मिलेगी। प्रयास ये रहेगा कि जो हम पढ़ते हैं उसको प्रश्नों के रूप में भी देख लें, जिससे हम उसको किस प्रकार से प्रश्नों पर अप्लाई करेंगे वह भी हम सीख सकें। तो चर्चा यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज की जो करंट अफेयर्स की कक्षा है उस दौरान आपको ज़रूर उपस्थित होना है। हालांकि करंट अफेयर्स नहीं बताया जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए शेयर की जाएंगी, इसलिए उस दौरान भी उपस्थित रहना है। और कल 1 से लेकर 35 तक पहले अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कल कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो, सारे के सारे प्रश्न, अधिकांश प्रश्न आपके सही हो, ठीक है। चलिए यहीं पर चर्चा को विराम देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।